और दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक रनर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों ये चैनल आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। इस चैनल के जरिए दोस्तों आप सभी का ऑल टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा जो भी दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है वो भी अपडेट आपको इसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां है दोस्तों, जो कि सीटेट एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि कक्षा 5 का राकेश आमतौर पर अपना दत्त कार्य समय पर ईवीएस शिक्षक को जमा नहीं करता। सबसे अच्छा सुधारात्मक उपाय निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। एक बच्चा है दोस्तों, राकेश है, उसका नाम राकेश है। ठीक है, जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। आमतौर पर वो दत्त कार्य जो उसको दत्त कार्य दिया जाता है करने के लिए, उस समय पे उसको जमा नहीं करता है। तो उसमें सुधार करने का जो सबसे अच्छा उपाय वो कौन सा है। इसे प्रचार के संज्ञान में लाना चाहिए, उसे खेल कक्षा में जाने से रोक देना चाहिए, राकेश की अनियमितताओं का पता लगाएं और उसे परामर्श प्रदान करें, माता पिता को उसकी अनियमितताओं के बारे में एक लेख लिखें। तो सबसे अच्छा सुधारात्मक उपाय ये है कि वो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है वो जानने का प्रयास करें और उसे परामर्श दें और उसके उस चीज़ को सुधारने में उसकी मदद करें। तो सबसे बड़ा यही कारण है दोस्तों कि राकेश दत्त कार्य क्यों नहीं जमा कर पा रहा है, उसकी अनियमितताओं का पता लगाएं। ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है उसको पता करें। ठीक है, और उसे परामर्श प्रदान करें और उसकी सहायता करने की कोशिश करें। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 2 है। ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन उपयोग के लिए किया जा सकता है। बच्चों को स्वयं सीखने में सक्षम बनाने और उनके अवलोकन कौशल को तेज करने, जो बड़ी कक्षा में किया जा रहा हो उसका पालन करने, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को संग्रहित करने और उनका विश्लेषण करने, कक्षा में अनुशासन सुनिश्चित बनाए रखने और छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। तो ईवीएस की कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किया जा सकता है। बच्चों को स्वयं सीखने के लिए में सक्षम बनाने और उनको अवलोकन कौशल को तेज करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, कि जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट 2023 का जो अभी दोस्तों 2022-23 ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। बिहार के गांवों में कई किसान मधुमक्खी पालन करते हैं और अतिरिक्त धन अर्जित करने के लिए शहद इकट्ठा करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। दोस्तों मधुमक्खी जो होती है दोस्तों, इसके छत्ते से रिलेटेड प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं छत्ते से और इसके पालन संबंधित। तो मधुमक्खी पालन का जो सबसे अच्छा समय होता है क्या होता है, वो आपका अक्टूबर से लेके जो दिसंबर मंथ होता है, दिसंबर मंथ वो मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि मधुमक्खियाँ जो होती हैं इसी महीने में अंडा देती हैं। और अंडा देने का कार्य किसका होता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि मधुमक्खियों के छत्ते में जो अंडा देने का काम होता है वो किसका होता है। जो रानी मधुमक्खी होती है दोस्तों उसका काम क्या होता है, अंडा देने का काम होता है। इसके अलावा सभी काम लगभग 90% काम जो होता है छत्ते में वो जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं उनका होता है। और श्रमिक मधुमक्खियाँ ही होती हैं जो कि छत्ते का निर्माण करती हैं और छत्ते के लिए रस का खोज करती हैं और उसको शहद बनाने में भी सहायता करती हैं। कहीं पे अगर उनको शहद मिल जाता है तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर उनको शहद मिल जाता है तो कैसे बताती हैं सभी क्यों। तो आपको बता दें कि डांस के माध्यम से एक प्रकार का नृत्य करती हैं और बताती हैं कि यहाँ पे रस है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि एक नींबू सामान्यतः पानी में डूब जाता है लेकिन खारे पानी में तैरता रहता है। नींबू जो होता है एक सामान्य पानी अगर रखा जाए
और उसमें नींबू डाला जाए तो नींबू क्या होता है, डूब जाता है। और लेकिन खारे पानी में नींबू तैरता रहता है, कारण क्या है? खारे पानी का घनत्व समान पानी से अधिक होता है। नमक के पानी में नींबू का घनत्व तो बढ़ जाता है। सामान्य जल का घनत्व तो खारे जल से अधिक होता है। खारे पानी में नींबू का घनत्व तो कम होता है। दोस्तों आपको बता दें कि सारी प्रक्रिया घनत्व के ऊपर निर्भर करती है। जो खारे पानी होता है उसका घनत्व जो होता है वो सामान्य पानी से अधिक हो जाता है। घनत्व के कारण ही दोस्तों जो आपका नींबू होता है वो साधारण पानी में डूब जाता है, लेकिन खारे पानी में तैरता रहता है, क्योंकि खारे पानी का जो घनत्व होता है सामान्य पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा, फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का उपयोग झोपड़ियों के फर्श और दीवारों के लेपन के लिए किया जाता है। प्रश्न दोस्तों अच्छा है, ठीक है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का उपयोग झोपड़ियों के फर्श और दीवारों के लेपन के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? उसे चिकना और साफ बनाने के लिए, उन्हें रुख बनाकर घर्षण को बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो सबसे मेन रीजन दोस्तों है, आपको पता है दोस्तों, गांव में जैसे शहर में दोस्तों जो पक्के मकान बने होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे जब त्यौहार का समय आता है तो पक्के मकानों को वहाँ पे चूना या कह सकते हैं कि वाइट सीमेंट इत्यादि चीज़ें उस पर लगाई जाती हैं। और मेन कारण यहाँ भी होता है ताकि जो कीड़े मकोड़े दोस्तों वो दूर रहें। और यही कारण जो गाँव में घर बने होते हैं मिट्टी के, उनको गोबर और मिट्टी के सहायता से लीपा जाता है, ठीक है, ताकि देखने में भी अच्छे लगे और जो कीड़े मकोड़े कीड़ों को दूर रखा जाए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों को समग्र रूप से सीखने की ओर ले जा सकता है यदि यह है सामान्यिक शिक्षा, समावेशी, विषयगत या उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक जो है बच्चों को समग्र रूप से सीखने की ओर ले जा सकता है। सभी बच्चों को एक साथ सीखने की ओर ले जा सकता है अगर वो कैसी शिक्षा हो, समावेशी शिक्षा हो, सभी बच्चों का बिना किसी भेदभाव के उसमें स्वागत किया जाए और उनके विषयगत चीज़ें हों दोस्तों, जो उनके योग्य हों या उनके स्तर की चीज़ें हों, वो उन्हें सीखने की ओर ले जा सकती हैं। तो इस प्रश्न का समन्वित शिक्षा हो, समावेशी हो, विषयगत हो, ये सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई थी। तो चिपको आंदोलन दोस्तों उत्तराखंड में चलाया गया था और इसका मेन रीजन ये था कि वहाँ के लोगों ने, ग्रामीण लोगों ने जो जंगल के वृक्ष थे उनको बचाने के लिए वहाँ पे चिपको आंदोलन किया था, क्योंकि वहाँ पे वृक्ष काटे जा रहे थे और वृक्ष काटे जाने के कारण दोस्तों वहाँ पे भूस्खलन की घटना या कह सकते हैं कि प्राकृतिक असंतुलन, ये सारी चीज़ें बिगड़ जाती थी। इस कारण से वहाँ के लोगों ने वृक्षों से चिपक कर उसको बचाने का जो आंदोलन चलाया था उसी को चिपको आंदोलन कहा था। और ये किसके नेतृत्व में इसको मजबूती मिली थी? सुंदरलाल बहुगुणा जो थे दोस्तों, उनके नेतृत्व में इसको मजबूती मिली थी। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हमारे शरीर को सामान्य रूप से विकसित करने की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की मदद से तैयार किया गया विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन ई। दोस्तों आपको बता दें कि जो विटामिन सूर्य के प्रकाश के मदद से तैयार होता है विटामिन डी होता है। कौन सा होता है? विटामिन डी होता है। विटामिन डी जो होता है हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होता है, ठीक है। और विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है और ये हरी पत्तेदार सब्जियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन के जो होता है वो रक्त स्राव, अगर विटामिन के की कमी शरीर में हो जाती है तो रक्त स्रावण जो होता है वो कम नहीं होता। अगर कहीं पे चोट लग जाती है तो रक्त का जो बहाव होता है वो बहुत तेज़ी के साथ होता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा कि रक्त समूह ओ वाले पुरुष विवाह रक्त समूह ए वाली महिला से होता है तो उसके पहले बच्चे का रक्त समूह ओ होने की कितनी संभावना है?
तो आप बता दोस्तों कि रक्त समूह जो था इसकी खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था। ये रक्त समूह कौन से थे? ए बी और ओ। ठीक है, ये क्या है? रक्त का समूह है। तो कह रहा है कि रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति का, कोई व्यक्ति जो है उसका रक्त समूह ओ है, तो ओ वाले का ए वाले से विवाह होता है, तो समझ लीजिए कि 50% इसका और 50% इसका। तो पहले बच्चे का रक्त समूह ओ होने की कितनी संभावना है? ओ होने की 50% संभावना है। कितनी संभावना है? 50%। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में ईवीएस पढ़ने के उद्देश्यों में से एक को दर्शाता है? शिक्षार्थियों को तकनीकी शब्दों और परिभाषाओं से अवगत कराना, ईवीएस से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना, शिक्षार्थियों को उन पुस्तकों के बारे में सूचित कराना जिन्हें उन्हें अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए पढ़ना चाहिए, बाहरी दुनिया के साथ स्कूल में शिक्षार्थियों के अनुभव को जोड़ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में ईवीएस पढ़ाने का सबसे मेन उद्देश्य होता है कि बच्चों को स्कूल के बाहरी दुनिया के ज्ञान से उनको जोड़ा जाए, बाहरी दुनिया के साथ स्कूल में शिक्षार्थियों के अनुभव को जोड़ना ही मेन कार्य होता है। प्राथमिक में ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का उद्देश्य यही होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। टूटता तारा होता है कोई तारा, धूमकेतु, उल्का या क्षुब्ध ग्रह? तो टूटता हुआ तारा ऐसा ग्रह, क्षुब्ध ग्रह होता है या उल्का होता है जो कि पृथ्वी की सतह पे आते ही आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो टूटता तारा होता क्या है? उल्का होता है, उल्का पिंड होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि क्वथन और वाष्पीकरण के बीच क्या अंतर होता है? क्वथन पानी के अवस्था में परिवर्तन का कारण होता है, जबकि वाष्पीकरण अवस्था में परिवर्तन का कारण नहीं होता। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 है, क्वथन तरल के आयतन में कमी का कारण होता है और जबकि वाष्पीकरण नहीं। क्वथन तरल का वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, लेकिन वाष्पीकरण नहीं देखा जा सकता। तो क्वथन और वाष्पीकरण में यहाँ पे अंतर पूछा जा रहा है। तो आपको पता है दोस्तों, वाष्पीकरण जो होता है वो किसी भी किसी भी तापमान पे वाष्पीकरण की घटना हो सकती है, जबकि क्वथन जो होता है वो किसी भी ताप पे नहीं होता, सिर्फ ये किस पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है उस पे ही ये होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या कोयला? तो दोस्तों आपको बता दें कि डीजल, पेट्रोल या कोयला, इन सभी के जलने से दोस्तों अधिक मात्रा में ऐसी गैसें निकलती हैं जो कि पर्यावरण को दूषित करती हैं, या कर सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती हैं, जबकि हाइड्रोजन से दोस्तों ऐसा नहीं होता। और इसका उपयोग दोस्तों जो गुब्बारा होता है उसमें भरने के लिए या ठीक है उसमें किया जाता है, लेकिन अब उसका स्थान किसने ले लिया है? हीलियम ने ले लिया है। ठीक है, अब इसका स्थान हीलियम ने ले लिया। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि एक परिकल्पना का बार बार प्रशिक्षण किया जाता है और इसे गलत नहीं पाया जाता, बन जाता है सिद्धांत, नियम, खोज या मूल अवधारणा? तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि आपको बता दें कि जो सिद्धांत होता है इसके साथ कई प्रायोगिक अनुभव जुड़े होते हैं, मतलब कई प्रयोग करने के बाद दोस्तों सिद्धांत बनता है। यदि एक ही परिकल्पना को बार बार प्रशिक्षण किया जाए और उसको मान लिया जाए वो क्या है? एकदम सही है, उसमें कोई भी गलती ना हो, तो यही जो परिकल्पना होती है वही क्या बन जाती है? वही सिद्धांत बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? वाष्पीकरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, वाष्पोत्सर्जन, मरुस्थलीकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई एक? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5 होगा, क्योंकि उपरोक्त में से कोई एक ही है। वो है क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसके कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में होता है दोस्तों कुछ विकिरण जो होते हैं सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी पे आती है
और यहीं पे वो रह जाती है, ठीक है। और उसी के कारण वो क्या करते हैं कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ाते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की घटना में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जो विकिरण आती है वही मिलके ग्लोबल वार्मिंग की जो घटना होती है इसको करती है, जिसमें पृथ्वी का तापमान जो होता है बढ़ जाता है। और इससे दोस्तों जो समुद्री तल होता है दोस्तों, उसका जो जल स्तर होता है वो बढ़ जाता है, और आसपास के जो इलाके होते हैं वो उस बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि जब समुद्र तल का स्तर बढ़ेगा तो जो आसपास के इलाके रहेंगे दोस्तों उसमें बाढ़ का खतरा हो जाता है।